उसके बाद एक जब मैं हेल्दी डाइट की बात करता हूँ लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट इनटेक, प्रोटीन इनटेक एंड साथ साथ में फैट इनटेक। इसको आपको किस तरीके से लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपको बहुत कम कर देना है। कहने का मतलब ये है, जब लेडीज प्रेगनेंसी के बाद निकलती हैं उनको दो सबसे ज्यादा इश्यूज जो फेस करने पड़ते हैं, दैट इज डायबिटीज, सेकंड इज हाइपरटेंशन। डायबिटीज भी चार तरीके की बताई गई है, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप ए, टाइप बी एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो होती है आप लोगों की, वो बेसिकली हर वुमेन को होती है। बट अगर आप कैलोरीज इनटेक नॉर्मल रखते हैं तो आपको आगे जा करके इससे रिलेटेड इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है सबको फेस करना पड़े, ये डॉक्टर्स बोल देते हैं इट इज नॉर्मल, इट इज कॉमन फॉर ऑल। बट ये अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए एंड कई तरीके की, क्योंकि लोगों में भी बन चुका है कि हाँ भाई नॉर्मल है, बट इट इज नॉट दैट नॉर्मल। अगर आप अपना खाना पीना सही रखते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बिकॉज डिलीवरी इज नॉर्मल, बेबी होना नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अगर बीमारी आ भी गई तो वो स्वतः चली जाएगी। किसी भी प्रकार के बाहरी औषधि की आपको आवश्यकता ही नहीं है। होपफुली सबको मेरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रेगनेंसी में खाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। आप इसके पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरीके की मूवमेंट है, अगर उसको किसी छोटी मोटा कोई डिजीज भी है तो भी वो इन फूड को कंज्यूम कर सकती है। नंबर वन आप लिखिए ओट्स। नंबर सेकंड इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नंबर थ्री इज मल्टीग्रेन। आपको गेहूं के ऊपर तो निर्धारित ही नहीं रहना, किसी भी तरीके से निर्धारित नहीं रहना। आजकल बेजड़ की रोटी का आटा बनता है, उसके अंदर कई तरीके का अनाज मिक्स होता है, दैट इज टू गुड फॉर हेल्थ ऑफ बेबी ऑल्सो और मदर ऑल्सो। साथ साथ में आपको सभी तरीके का अनाज लेना है, फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स खाओगे उसमें विटामिन सी होगा। ये आप जिस तरीके से सिंगाड़े वगैरह खाओगे उसमें कैल्शियम वगैरह होगा। आप अनार खाओगे उसमें आयरन होगा। मैंगो को छोड़ करके, जिसके अंदर फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, उसको छोड़ करके आप किसी भी तरीके के सुक्रोज शुगर पाई जाती है वो सही नहीं होता। इसके अलावा आप किसी भी तरीके के फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं जिसके अंदर रसीली मिठास कम हो। वो वुमेन के लिए और बेबी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये आप जरूर से लिख लीजिएगा। कोई आपको नहीं बताएगा कि बेसिकली हमारी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती किस एलिमेंट की है। हमें कोई नहीं बताता, हमें सब बोलते हैं कि यार ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी खा लो पी लो। हमको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि हम ले क्यों रहे हैं इसको, हमारी बॉडी के अंदर कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है और क्यों है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको लिख लीजिए। आप लोगों ने शायद सुना होगा कभी, आपने फॉलिक एसिड का नाम सुना है सबने? यस कर दीजिए एक बार जिसने सुना है। फॉलिक एसिड सिर्फ एक ने? चलिए गुड। फॉलिक एसिड और फैलेट, ये बोथ आर कॉमन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब सुनो, ये आपको सबसे ज्यादा, आप लिख लो इसको, ब्रेन जो डेवलपमेंट है बेबी का, मैं वुमेन की बात ही नहीं कर रहा। जब बेबी माता के गर्भ में है उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है फैलेट की। ब्रेन डेवलपमेंट, ये जितनी भी वुमेन होती है ना जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं वो दिमागी तौर पे कमजोर होते हैं, उनको बताया ही नहीं, उनको गाइड ही नहीं किया जाता, सिर्फ आयरन 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 बोलते हैं सब। फैलेट तो मिलता ही नहीं है मार्केट में, आप ढूंढने के लिए जाओ वो गोलियां बहुत कम कंपनीज की मिलेंगी, आपको मिलेंगी ही नहीं। फैलेट और फॉलिक एसिड आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स या कुछ ही खाने के अंदर आपको मिलेगा। एक तो ये आपके बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत आवश्यक है, और साथ साथ में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके तर्क शक्ति के लिए, उसके सोच समझ की शक्ति के लिए, उसके सभी तरह के सेंसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी जो रिक्वायरमेंट है पर डे की, दैट इज, आप लिख लीजिए 600 to 1000 mcg पर डे। mcg पर डे, 600 to mcg पर डे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
इट ऑल्सो डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ प्री मच्योर बेबी। यानी कुछ लोगों को 8वें मास में 7वें मास में बेबी होता है, अपंग होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट लेस होता है, मृत मृत निकलते हैं। 8वें मास में बेबी को ओजहीन माना गया है, 8वें मास में बेबी को तेजहीन माना गया है। नॉर्मल डिलीवरी 9वें मास की ही मानी गई है, आयुर्वेद के हिसाब से भी, प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से भी, और एलोपैथी के हिसाब से। उससे डॉक्टर्स तो बोल देते हैं ठीक है नॉर्मल है, उस समय तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं आपको खुद दिखने लग जाता है बेबी का फंक्शनिंग, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी की प्रोग्रेस, उस चाइल्ड की प्रोग्रेस स्टडीज में, खेलकूद में बहुत धीरे धीरे करे, क्योंकि इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, उसकी सोचने की पावर इफेक्ट होती है, उसके सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं बाय टाइम। अब मैं आपको इसके सोर्सेज लिखवा देता हूँ कि किस किस खाने के अंदर आपको मिलेगा। ये मैंने आपको इसकी आवश्यकता बता दी, इसकी बता दिया आपको कितना आपको लेना चाहिए। अब आप लोग इसके सोर्सेज नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके स्पिनच में, पालक के अंदर, जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, स्प्राउट्स के अंदर जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो। थर्ड वन बीन्स के अंदर, बीन्स का मतलब ये जो अपन जितने भी राजमा वगैरह खाते हैं, छोटे बड़े बीन्स जितने भी हैं, काला चना है, उन सब के अंदर बहुत हैवी मात्रा में पाया जाता है। ऑरेंजेस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फैलिक एसिड इन फ्रूट सेक्शन। ऑरेंजेस का आप जूस पियो, डायरेक्ट ऑरेंजेस खाओ, उसके अंदर फाइबर्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज पीनट्स। पीनट्स के अंदर बहुत सारा होता है। कुल मिलाकर के टोटली तौर पे जो सीड्स हैं, सीड्स में आपको आगे जितने भी अपने ये सनफ्लावर सीड्स हैं, करक्यूमिन सीड्स हैं, ये जितने भी सीड्स हैं इसके अंदर आपको बहुत हैवी मात्रा में मिलेगा। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, आप प्रेग्नेंट वुमेन को सुबह खाली पेट देना शुरू कर दो, उसको स्प्राउट्स के तौर पे देना शुरू कर दो। आपने उसको पालक का जूस पिलाना शुरू कर दिया, आपने उसको काला चना बॉयल करके शाम को देना शुरू कर दिया, आप देखो क्या प्रोग्रेस होती है मदर की और बेबी की। और मैं आपको एक साइकिल और बता देता हूँ, डाइट की सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल जो होती है ना एक प्रेग्नेंट वुमेन में और एक हेल्दी में, वो ये डिफरेंस होता है कि हम लोग तो क्या करते हैं कि हमने क्या कर लिया, फ्रूट जो होते हैं वो शाम को भी खा लिए, फ्रूट जो हो गए हमने कभी भी खा लिए जब उठा करके, क्योंकि फ्रूट तो एक अच्छी चीज है। बट जब प्रेग्नेंट वुमेन की बात आती है तो उसमें फ्रूट सेक्शन है या फिर कुछ भी है, आपको शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद फ्रूट को तो देना ही नहीं है, कोई सा भी फ्रूट हो। और दाल बिल्कुल बंद कर देनी है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे उसकी गैस बढ़े, क्योंकि गैस बढ़ेगी बेबी का डाइजेशन भी खराब होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबको समझ में आ रहा है? ओके। यस सर। ओके। नेक्स्ट चीज, मैंने आप लोगों को पहले फैलेट एसिड क्लियर कर दिया। अब फैलेट के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है, क्योंकि मदर है, उसके खुद की भी बोन्स ब्रेक होंगी आफ्टर ऑपरेशन, तो उसकी रिकवरी के लिए भी चाहिए। सेकंड, जब डेवलपमेंट होगा फीटस का खुद का, आगे जा करके चाइल्ड जब ग्रो करेगा, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ होनी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखें, ब्लड वगैरह का बनना नेचुरल, वो खाएगा, माता खाएगी तो ब्लड तो नरिशमेंट से बन जाएगा। बट हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन कौन करेगा, हमारी बोन्स का डेवलपमेंट कौन करेगा? तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए कैल्शियम। और कैल्शियम आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बोन्स डेवलपमेंट के लिए काम आएगा या फिर उसकी हाइट बढ़ाने के लिए काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा कैल्शियम बहुत ज्यादा और भी दो चीजों में और ज्यादा डिपेंड करता है। यानी अगर किसी की बोन फ्रैक्चर भी हो गई ना, तो डॉक्टर कैल्शियम सिर्फ हड्डी जोड़ने के लिए नहीं देगा, डॉक्टर उसको दो चीजों के लिए और देगा। एक, उसके मस्कुलेटरी फंक्शंस की वजह से। कई बार ये होता है कि जब बेबी ग्रो करता है और कैल्शियम लेस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बोन्स तो चलो मदर की इम्यूनिटी की वजह से बोन्स तो उसकी सही बन गई, बट स्टिफनेस होना, मस्कुलर स्पाज्म की दिक्कत आना आफ्टर ग्रोथ, और बड़े अजीब तरीके के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस तरीके के रोग देखने को मिलते हैं। और आपको अगर उसको बचाना है तो भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब कैल्शियम कितना चाहिए एक मदर को? 1000 से 1300 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता है कैल्शियम की, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब आप इसके सोर्सेज लिख लो, सोर्सेज कौन कौन से इसके लिए आवश्यक हैं।
अपन बोलते हैं कि ऑरेंज के अंदर सिर्फ विटामिन सी होता है क्योंकि वो खट्टा होता है, ऑरेंज के अंदर सिर्फ फाइबर्स होता है क्योंकि वो खट्टा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑरेंज में विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, अगर किसी लेडी को मैं डेली सिर्फ हमने ऑरेंजेस पे रख दिया यानी, तो सरवाइव कर सकती है कई ईयर्स तक, बिकॉज ऑरेंज अपने आप में सब तरीके की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, फाइबर से लेकर के सारे मिनरल्स तक। तो कैल्शियम उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा योगर्ट में अपना पाया जाता है। और तीसरा अपने पास मिल्क में पाया जाता है। चौथा अपने पास चीज में पाया जाता है। अगर हम नॉन वेज सेक्शन के अंदर जाएं तो जो व्हाइट पोर्शन ऑफ एग है उसके अंदर पाया जाता है। अपने सॉल्मन फिश के अंदर पाया जाता है। रेड मीट में पाया जाता है। ये सारे मैं आपको सोर्सेज लिखवा रहा हूँ जो टॉप के सोर्सेज है। मीडियम सोर्सेस के ऊपर जाना ही नहीं है आपको, प्रेग्नेंट वुमेन को ये देना ही अकॉर्डिंग टू देयर डाइट की वो वेजिटेरियन है और वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप उसको इस तरीके से प्लान करके दोगे, मैं आपको एक पूरी प्लेट बता दूंगा कि उसको क्या न्यूट्रिटिव प्लेट आप बना करके दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है, आप सबको मालूम है कैल्शियम के डाइजेशन के लिए एक विटामिन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज नोन एज विटामिन डी। विटामिन डी के बिना आपका कैल्शियम बन ही नहीं सकता, आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसकी एक पूरी साइकिल है जो अगर सर कभी अगर मेरे को मौका देते हैं तो मैं जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए विटामिन डी उसी तरीके से जरूरी है जितना आपको कैल्शियम आपकी बॉडी में जरूरी है। अगर किसी को फ्रैक्चर भी हो जाता है तो भी बोन डेवलपमेंट के लिए सब कैल्शियम कैल्शियम करते हैं। डॉक्टर आपको विटामिन डी का पहले इंजेक्शन दे देता है ताकि विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा तो कैल्शियम लगेगा। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आप माने चाहे ना माने, सनलाइट इज दी बेस्ट स्रोत। हमारे पास कई तरीके के पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि विटामिन डी के लिए हम क्या खा सकते हैं। मशरूम इज दी बेस्ट, सिंगाड़ा इज दी बेस्ट, बट ये सब सन के आगे कुछ भी नहीं है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य का प्रकाश 9 10 11 12 बजे वाला नहीं कह रहा, जो उगता हुआ सूर्य है 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, उसकी जो रेज है, ऑरेंज सन की जो रेज है, दैट इज दी मच मोर बेनिफिशियल फॉर बेबी एंड मदर टू। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रख लीजिए। उसके बाद कैल्शियम जो है, देखिए जब आप बेबी ग्रो करेगा, उसके जो दूध के दांत हैं उसके बाद धीरे धीरे उसके नॉर्मल दांत हैं वो टूटते हैं। उसके दांत लाइफ टाइम, टीथ हमारे एक ऐसी चीज है जिसको रिप्लेस करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर ना आजकल इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आपको जब आपने मतलब टीथ के अंदर अगर आपने कोई भी चीज करा लिया, वो कैविटी भी हो गई, उसके बाद अगर आपने उसका ट्रीटमेंट लिया तो वो भी बड़ा डिस्कम्फर्ट सा लगता है हमको लाइफ टाइम में। इसलिए हमारे जो नॉर्मल टीथ हैं अगर हम उसको हाइजीन मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत सही रहेगा। बेबी के अंदर भी यही है कि अगर आप उसको विटामिन डी दे रहे हो, कैल्शियम दे रहे हो, तो बोन्स के साथ साथ में उसकी टीथ का डेवलपमेंट भी सही तरीके से होगा, पैटर्न में होगा। कुछ लोगों के ऊपर नीचे पैटर्न हो जाता है, उसका भी बड़ा कारण यही है कि भाई उसको जो नरिशमेंट रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर बचपन में नहीं मिली। आप लोग अगर सिर्फ न्यूट्रिशन में फोकस कर लेते हैं तो 70 80% रोग बेबी के गारंटीड, क्रॉनिक डिसऑर्डर तो होंगे ही नहीं। एक्यूट डिसऑर्डर हो गए, उसकी इम्यूनिटी लो हो गई, तो वो माता के आहार विहार पे भी डिपेंड है और पंचमहाभूत पे भी डिपेंड है। और वीर्य और जो रज का जो संगम था उस समय जो प्रकृति प्रभिभूत थी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कई फैक्टर्स भी डिपेंड करता है बेबी की लाइफ कैसी रहेगी, बट जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें मदर का जो नरिशमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70 80% इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ जो फोर्थ वन है, दैट इज नोन एज आयरन। आयरन का आप सबने सुना होगा कि आयरन क्यों आवश्यक है। मैं आपको बता देता हूँ आयरन इसलिए आवश्यक है, आप लोग तो फिजियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं। आयरन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त तंत्र में पाया जाता है, हमारे आयरन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नामक से बना हुआ होता है। अब जो हमारा आयरन है दैट कैरीज, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब अगर बेबी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर बेबी सस्टेन कैसे कर पाएगा, बेबी का लाइफ स्पैन कितना आगे जा पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आयरन की इनटेक। प्रोटीन इनटेक भी सेम जरूरी है, क्योंकि अगर आयरन बन गया, चलो आयरन आ गया, आयरन का डाइजेशन हो गया, आयरन का डाइजेशन भी इज नॉट दैट इजी। आयरन के डाइजेशन के लिए भी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, और वो मैं आपको बता चुका हूँ
फैलेट फॉलिक एसिड अगर आप खाओगे तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगभग लगभग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, आयरन एंड प्रोटीन, क्योंकि आयरन एंड प्रोटीन मिलकर के ही आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। बिकॉज हीमोग्लोबिन में हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है। अब देखिए आयरन बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर 27 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। मैंने आपको उसके कार्य बता दिए, अब आप उसके सोर्सेस सुन लो, क्योंकि सब बोलते हैं हम आयरन की गोली खा रहे हैं, वो आयरन की गोली खा रहे हैं। जिस प्रेग्नेंट वुमेन से बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि हम आयरन की गोली खा रहे हैं। अरे आयरन की गोली खाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके भोजन में इतना सब है। तो आपके भोजन के अंदर सबसे ज्यादा आयरन इंटेक जिसके अंदर मानी जाती है, दैट इज नोन एज स्पिनच। अगर कोई सात्विक है, अगर कोई वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहा है तो, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहा है तो रेड मीट इज द बेस्ट सोर्स। सेकंड, वेजिटेरियन के अंदर अपना बीट रूट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, अपने पास जितनी भी ग्रीन, लौकी, तुरई है, अपने पास पालक है, टिंडा है, कुकुम्बर है, इन सब में आयरन आपको मिलेगा। और एक बहुत अच्छा आयरन का स्रोत है, अगर आप वो डेली बेसिस पे लेडीज को देना शुरू कर दिया, उसका डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, उसके आयरन की पूर्ति तो होगी होगी, साथ साथ में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर, इतने सारे मिनरल्स भी कवर हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज अनार। अनार को आप डेली कितना, मतलब आप डेली का एक अनार आप सुबह दे दो उसको, एक अनार आप दिन में दे दो खाना खाते के समय। सलाद इज ऑल्सो नीडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो जब आप सलाद देंगे उसके साथ में आपने एक अनार काट के दे दिया। उसमें अगर आपको कुछ नमक अच्छा लगता है, नमक डायरेक्ट तो नहीं डालना आप, एप्सो जो अपना वो सेंधा नमक होता है आप उसको डाल के दे सकते हैं लेडी को। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो सबको पता है ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है आप, लेकिन अभी मैंने आपको प्रकाश डाला है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है इस पॉइंट के बारे में, आई डैम श्योर बहुत कम लोगों को पता होगा कि वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है कि वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, बिना कोई गूगल सर्च करे या कोई करे। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना पानी पीना चाहिए उसको? आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। नोबडी नोज। गीता जी लिख रही हैं, आप बताइए। 5 लीटर, 6 लीटर? ओके। डेली कितना, डेली कितना आवश्यक है? 4 लीटर, अच्छा। इतना पानी देंगे ना अपन बेबी को, डूब जाएगा उसमें वो। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने शायद, अपन क्या करते हैं जब अपन पानी देते हैं, लेडीज मांगती उतना है जितना उनको रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, तो लेडीज मांगती ही उतना है जितना शरीर को आवश्यक है। और ये 5 या 6 लीटर के हिसाब से नहीं मांगती हो। आपको अगर प्रेग्नेंट वुमेन को स्वस्थ रखना है ना, तो आप एक कप लेके रखिए, 200 ml का एक कप लाके रखिए। उस 200 ml को 8 भाग में विभक्त कर लीजिए। एक आपने 200 ml दे दिया, फिर 1-2 घंटे के बाद 200 ml दे दिया, फिर कुछ घंटे के बाद 200 ml दे दिया। इस तरीके से 1.5 से 2 लीटर के बीच में ही वाटर रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द एम्स। और मैं आपको एम्स के ही नहीं बता रहा, जितने भी जिपमर है, जो आप जवाहरलाल नेहरू उठा लीजिए इंस्टीट्यूट, जितने भी बड़े मेडिकल साइंसेज है उसकी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। और इट्स अ नॉर्मल, आप 1.5 से 2 लीटर वाटर ही कंज्यूम कर पाती है लेडी, उससे ज्यादा उसको सूट ही नहीं करता। और अगर आपने जबरदस्ती जबरदस्ती पानी पिलाया तो ब्लॉटिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आगे जाकर के ऑपरेशन वही सिजेरियन करना पड़ेगा, और बेबी को भी कई तरीके के सरकमस्टांसेस का सामना करना पड़ेगा।